हैदराबाद। हंगामा आरआई के दरमियान असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी। बागी अराकीन के खिलाफ कार्रवाई करने कांग्रेस और तेलुगु देशम का मंसूबा। सोनिया गांधी और वजीर आजम का दौरा मगरबी बंगाल। खवातीन के खिलाफ जराइम रोकने मौसर कानून साजी, सोनिया का बयान। मध्य प्रदेश में स्वेत खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी, 20 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मोहाली टेस्ट में हिंदुस्तान का बेहतरीन मुजाहरा, पहले ही मैच में शिखर धवन ने बनाई तेज रफ्तार सेंचुरी। और अब पेश है खबरें तफसील से। अपोजिशन अरकान के सख्त एहतजाज के सबब असेंबली का चौथा दिन भी हंगामों की नजर हो गया। अलहदा तेलंगाना का मुतालबा करते हुए टीआरएस और बाबुली प्रोजेक्ट पर मुबाहिसे का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम अरकान ने पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज किया। अरकान के शदीद एहतजाज के बाद स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की तायद में वोट का इस्तेमाल करने वाले 9 कांग्रेस अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस और वाईएसआर ने अददी ताकत न होने के बावजूद तहरीक अदम एतमाद पेश किया था। तेलंगाना किसानों को फायदा पहुंचाने वाले कांटानापल्ली प्रोजेक्ट के लिए जारी माह की 20 तारीख को टेंडर तलब करने पर श्रीधर बाबू ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि 25 अप्रैल ता मई के पहले हफ्ते तक मुकामी इदारा जाती इंतखाबात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से तमाम पार्टियों की ताकत का अंदाजा हो गया है। वजीर आला ने कहा कि 2014 आम इंतखाबात के लिए मुकामी इदारा जाती इंतखाबात काफी अहमियत के हामिल है। वजीर आला ने मजीद कहा कि कोऑपरेटिव इंतखाबात के तर्ज पर मुकामी इदारा जाती इंतखाबात में भी कांग्रेस की जीत यकीनी है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि व्हीप के खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ स्पीकर से शिकायत की गई है। दिलसुख नगर बम धमाके के मुकदमा में इंडियन मुजाहिदीन के मुश्तबा दहशतगर्द सैयद मकबूल और इमरान को दिल्ली अदालत ने मजीद 4 दिन के लिए एनआईए की तहवील में देने की इजाजत दी है। अदालत के ताज़ा फैसले के बाद इन दोनों को हैदराबाद मुंतकिल करते हुए पूछताछ की जाएगी। बेंगलुरु की जेल में कैद उबैदुल्ला को भी एनआईए अहदेदारों ने तहवील में लिया है। इन तीनों से मुश्तरका तौर पर पूछताछ किए जाने की इत्तला है। एमआईएम के सदर दफ्तर दारुस्सलाम पर कर्नाटक के बल्दी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले कारपोरेटर्स की सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने गुलपोशी की। इस मौके पर मजलिसी अरकान असेंबली के अलावा मेयर, कारपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के इश्तराक से शुरू करदा मोबाइल एग्जीबिशन वैन इन दिनों हैदराबाद में है, जिसमें 1200 से ज़ायद उर्दू किताबें आवामी मुशाहिदे और डिस्काउंट पर फरोख्त के लिए रखी गई है। 1 फरवरी को दिल्ली से शुरू होने वाली किताबों की ये नुमाइश हैदराबाद के उर्दू घर मोती गली में 18 मार्च तक जारी रहेगी, जिसके बाद ये नुमाइश मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस में 24 मार्च तक जारी रहेगा। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने हुदा गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस इलाके में लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज का क़याम इलाके की आवाम का देरीना ख्वाब था। इफ्तिताही तकरीब के जलसे से मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा मेयर खुतबुद्दीन खिताब किया। जलसे में मुफ्ती गयासुद्दीन, सदर रियासती जमियतुल उलमा के अलावा जफर जावेद ने भी शिरकत की। नाज़रीन, खबरनामे में अब लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। अपनी दावत को यादगार बनाइए असली गरम मसाले, किराना आइटम और ड्राई फ्रूट, जाफरान और बरी के सौदे के साथ। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। डिजाइनर साड़ीज,
dupatta, designer suits, designer Ghagra choli, exclusive cotton suits, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside the Mandori, Patrati, Hyderabad. Shama Classic Basmati Rice 93943 77771। HMTV उर्दू खबरनामे में इश्तेहारात के लिए रब्त पैदा करें। सेल नंबर 9553586107 पर। Up to 70% discount on the Silver Jubilee occasion of GRS Group of Companies. Sofa World only center for high quality furniture and exclusive wedding sets. Attractive, comfortable, imported and Indian furniture. Sofa sets ranging between 10,000 to 10 lakhs. Famous brands like Malaysian, Chinese, Turkish and Italian. Wonderful colors, creative designs, gold coin offer on every purchase. Sofa World का दूसरा नाम हर दिन हर पल आराम ही आराम. Our branches at High Tech City, Kondapur, Banjara Hills and Santosh Nagar, Hyderabad. कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। अपनी दावत को यादगार बनाइए असली गरम मसाले, किराना आइटम और ड्राई फ्रूट, जाफरान और बरी के सौदे के साथ। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार, हैदराबाद। Shama Classic Basmati Rice 93943 77771। नेशनल न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय GRS Group of Companies, Sofa World, the biggest furniture mall in South. वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। वजीर आजम मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज मगरबी बंगाल का दौरा किया, जहां वजीर आजम ने मालदा जिले में गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग कॉलेज का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि खवातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी की जाएगी, जबकि मनमोहन सिंह ने तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने का ऐलान किया। इत्तलात के मुताबिक इस तकरीब में वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने शिरकत करने से इनकार कर दिया, जिसके पेश नज़र रियासती गवर्नर MK नारायण ने मनमोहन और सोनिया के प्रोग्राम में शिरकत की। इज्तिमाई इस्मत रेजी का एक और शर्मनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। मध्य प्रदेश के दातिया जिले में एक स्विस खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। स्विट्जरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली 39 साला खातून अपने शहर के हमरा जंगलाती इलाके में सैर तफरीह में मशगूल थी, जहां 7 ता 8 अफराद ने इसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए 20 अफराद को हिरासत में लिया है। मुतासिरा खातून ने अपना कैमरा, 10,000 रुपये रकम और लैपटॉप भी गुम होने की शिकायत की है। हिंद ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच में भी हिंदुस्तान का शानदार मुजाहरा जारी है। मोहाली में खेले जा रहे टेस्ट के तीसरे दिन हिंदुस्तान ने बगैर कोई विकेट खोए 283 रन बनाए हैं, मजबूत मौका इख्तियार कर लिया है। दिल्ली के नए ओपनर शिखर धवन ने तेज रफ्तार सेंचुरी बनाते हुए क्रीज पर है। 168 गेंदों में 185 रन बनाने वाले धवन डबल सेंचुरी के करीब है। एक और ओपनर मुरली विजय भी 83 रनों पर नॉट आउट है। कबल अजी ऑस्ट्रेलियाई टीम 408 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। हर हफ्ते HMTV उर्दू खबरनामे के खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात में मुख्तलिफ शख्सियात के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया जाता है। आज के एक मुलाकात में उर्दू न्यूज़ कोऑर्डिनेटर अब्दुल हमीद शौकत और TRS MLC महमूद अली के दरमियान हुई गुफ्तगू को नश्र किया जा रहा है। पेश है एक मुलाकात। नाज़रीन, HMTV के खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका खैर मकदम है। एक मुलाकात प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं TRS के सीनियर कायद व नौमुंतखबा MLC जनाब महमूद अली साहब से। महमूद साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है और मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आप MLC मुंतखब हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। महमूद साहब, कल तक आप एक सियासी कायद थे और तकरीबन 13 साल से आप सियासी मैदान में हैं।
आज आप मुंतखबा MLC बने हैं। आप क्या तब्दीली महसूस करते हैं जिम्मेदारियों में और हालात में? शौकत भाई, मैं अक़लियती सदर था, यकीनन वो एक सदारत का ओहदा था। आज अल्लाह के फजल से हमारे KCR साहब जो सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति की जुस्तजू और मेहरबानी से मुझे टिकट भी मिला और मुझे कामयाबी मिली। जी, मैं अब में जो फ़र्क महसूस करता हूँ, पहले मैं मुसलमानों का एक सदर मुकर्रर था पार्टी में, अक़लियती सदर। आज मैं एक मुसलमानों का खादिम हूँ, मुझे खिदमत करने के लिए ये पोस्ट दिया गया है। यकीनन जिस तरह मुझ पर पार्टी भरोसा की, और यकीनन मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे पास ज़्यादातर जो मेरे पास अहमियत है, मैं सेकुलर पार्टी में और मैं भी सेकुलर जहन का हामिल हूँ। मेरे पास दो ही कास्ट है, एक है दौलतमंद, दूसरा है गरीब। मेरा फर्ज बनता है कि जब हुकूमत की तरफ से मुझे एक नुमाइंदगी दी गई, हुकूमत में नुमाइंदगी करने का मौका दिया गया है, तो यकीनन मैं तमाम गरीब लोगों की ज़रूर खिदमत करूँगा। और बिल्कुल मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है, ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि गरीब में भी जो गरीब है ना, एक तो मेरी कास्ट है, उसमें मुझे कोई डरने या बोलने की, मैं कभी भी जिंदगी में 13 साल में कभी किसी जगह झिझका नहीं हूँ। महमूद भाई, आप तो वाकिफ हैं औकाफी अमला के हालात क्या है। हम ज़माने से डिजिटलाइजेशन की बात सुनते हैं, कंप्यूटराइजेशन की बात सुनते हैं, वेबसाइट की बात सुनते हैं। अभी ये क्या मरहले पे है, आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूँ। इस सिलसिले में आप क्या कोशिश करेंगे? सर, पहले तो जो है वक्फ की जायदादों का अक्सर सर्वा होना चाहिए सर। मैं चेयरमैन साहब को भी एग्जीक्यूटिव पावर होना चाहिए, CM साहब से मैं भी ज़रूर इस मामले में नुमाइंदगी करूँगा। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड के पास प्रोडक्शन नहीं है सर। एक मैं छोटी मिसाल है, उन्होंने क्या कहा साहब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाके मेदक के सर्वे करके आओ। जब सर्वे को जाते जमीन पे, उन कहाँ से आए जी, वक्फ बोर्ड चाहता नहीं बोल के गर्दन में हाथ देकर ढकल रहा। आप एक डेनिस का कनेक्शन मिलाओ इलीगल, तो फौरन आपके जो है कारपोरेट GHMC ग्रेटर हैदराबाद गोशा महल में उनका हमला है, पुलिस के इंस्पेक्टरों का, वो सीधा उन्हें खुद आ जाते हैं इंस्पेक्टर साहब, या वहाँ के कांस्टेबल साहब। चलो इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ हाल पहले एक हमारे दोस्त का कनेक्शन था, मैं खुद गोशा महल जाके वो इंस्पेक्टर से बोला, भाई ये क्या है, पुलिस नहीं साहब, हमारे डिपार्टमेंट में पुलिस है, क्योंकि मुतालिका पुलिस सुनती नहीं हमारी बात। तो वक्फ बोर्ड में मुतालिका पुलिस देखना, उन पुलिस स्टेशन को मिला के रखता, पुलिस में कितना करप्शन है आप जान सकते। कांस्टेबल से लेके ऊपर तक गाड़ी रोका की 10 लाख की 50 लाख की गाड़ी रहती, 20 रुपए 100 रुपए के लिए 20 रुपए के लिए उसको आधा घंटा सताता। तो ये पुलिस जो है हमारी होना चाहिए। मैं चेयरमैन साहब से बोला, DCP रैंक तक पुलिस होना चाहिए। महमूद भाई, आपने कहा कि अमीर है, गरीब है, आप दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ है आपका, और अक्सर देखने में यह आया है जो सियासी कायदीन हैं या तो दौलत कमाने का मिजाज रखते हैं या दौलत बचाने का मिजाज रखते हैं। तो अब आप कैसा इंसाफ करेंगे? आप किस ज़मरे में रहना पसंद करेंगे? शौकत भाई, मैं दौलत लुटाने वाला हूँ जी। अल्लाह ताला मुझे, आप जानते हैं, आप तो बहुत करीब से जानते हैं कि खुशहाल घराने में पैदा किया जी। और यकीनन मैं बचपन से आज तक मैं हमेशा हलाल की रोजी खाया और सच्ची बात कर रहा हूँ जी। और मैं जब से होश में आऊँ, मुझे किसी एक आदमी, हालांकि तेलंगाना राष्ट्र समिति का जब माइनॉरिटी प्रेसिडेंट था मैं जी, मेरा हजारों लोगों से रब्जत था पार्टी में। KCR साहब एक बात बोले हैं, मैं आपसे बताता हूँ। जब पूरे MLA मुझे जब जीतने का रिजल्ट मिलने के बाद तमाम हमारे MLA के सामने बात उन्होंने खुद बोले हैं कि महमूद भाई को मैं MLC जब डिक्लेयर करा तो सारे लोगों में खुशी की लहर आ गई, हिंदू और मुसलमान। पहली मर्तबा ऐसा हुआ मुझे कि एक कैंडिडेट को, हमेशा सियासत में क्या रहता, किसी को भी डिक्लेयर करे तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जरूर आती है, चाहे वो कितने से कितना अच्छा कैंडिडेट हो। मुझे इस बात का, मुझे KCR साहब बोलने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई कि महमूद भाई को डिक्लेयर करने के बाद, और KCR साहब मुझे बड़ी इज्जत करते हैं। मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप के बाद मेरी कदर किसी ने किया, मुझे किसी इज्जत दी, वो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी और KCR फैमिली है। उन्हें मुझे अपनी फैमिली की तरह प्यार दिया, और हद से ज्यादा अगर मैं समझता हूँ मैं किसी और पार्टी में रहता, मैं नहीं भी रह सकता था, सही बोलो में जी। और मैं बड़ा खुददार आदमी हूँ, किसी से डरने दबने वाला आदमी नहीं हूँ, चाहे किसी जगह भी जाऊँ। अगर हो सकता मैं दूसरी पार्टी में था, और मुझे सियासत से नफरत भी, ये भी बात बताता जी। मैं तेलंगाना राष्ट्र समिति ज्वाइन करने की एक वजह बताता हूँ आपको जी। मैं अनवालुम कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। खलीलुल्लाह हुसैनी साहब को आप जानते हैं जी, तामीर मिल्लत के जो सदर थे जी, वो बड़े नेक आदमी थे। पुलिस सेक्शन के बाद मुसलमान बहुत जवाल पजीर हो गए थे जी। तो उन्होंने मुसलमानों को उठाने के लिए बड़ी कोशिश जद्दोजहद की जी। और मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका। उन्होंने अपने एक लेक्चर में मुझे कहा था, मैं जिस लेक्चर में शरीक था, कि हिंदुस्तान के जितने छोटे स्टेट होंगे उतना इंसाफ भी होगा और उतना मुसलमानों के साथ भी इंसाफ होगा, मुसलमानों की कदर होगी। और तेलंगाना तो हमारी निजामी स्टेट थी
इस स्टेट को किस तरह ले आकर आंध्रा में मिलाने के बाद मुसलमान, आपकी एक ही बात बताता हूँ, किसी फैमिली में एक एमएलए रहता है, एमपी रहता है, उसकी फैमिली संभल जाती है। 380 साल मुसलमान हुकूमत करे तेलंगाना में। जब हुक्मरान थे तो हम लोगों को लोग जो है नवाब और जागीरदार के नाम से पुकारा करते थे, कोई नाम से नहीं पुकारता था। ए महमूद अली तलाव नहीं बोलता था, नवाब साहब आइए, जागीरदार साहब आइए बोलता था। आज हम लोगों का क्या असर होगा, दलित से भी बैकवर्ड है। यकीनन मैं आखिरी दम तक मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं जो पार्टी में आया ये कोई पावर पार्टी नहीं थी। मैं एक बात बताता हूँ, जिस वक्त मैं इस पार्टी में शरीक हुआ, थोड़ा बहुत आप भी मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा जानते हैं, मेरी माँ बहुत रो रही थी क्योंकि उनको मालूम था 69 में मेरे घर के सामने रजिस्ट्रेशन ऑफिस था वहाँ बाजू, वहाँ जब जला दिया तो फायरिंग हुई तो एक लड़की मेरे घर के करीब छाती में गोली बालकनी में ठहरी थी। मेरी माँ बहुत रोने लगे कि बेटा तेरे को पॉलिटिकल शौक है तो कोई और पार्टी में कुछ बनना है एमएलए। तो बोला मेरी अम्मा से ये समझा हमें, अम्मा मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे तेलंगाना हासिल करना। यकीनन आज भी मुझे खुशी नहीं है, मैं एमएलसी बनने के बाद भी मुझे खुशी नहीं है। मुझे खुशी उस वक्त होगी तेलंगाना बनेगा और उस वक्त होगी कि मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा। महमूद भाई, आपने कहा कि जब आपकी टिकट का ऐलान हुआ तो खुशी की लहर दौड़ गई, तो क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम साहब जो महबूबनगर से शिकस्त हुई, जिन्हें वो सबब था, आवाम में मायूसी थी, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आपको टिकट दिया गया और आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई? मैं समझता हूँ कि महबूबनगर शिकस्त के बाद मैं आपके पास इंटरव्यू आया था जी। आज उस वक्त आप पूछे थे महमूद साहब आपको कैसा दिखा, तो मैं एक बात बताया था जी। मेरे 14 साल के लड़के का इंतकाल हुआ था, उसी वक्त मुझे दो गम हुआ था, बाद में इब्राहिम साहब के हारने पर हुआ। क्योंकि हम इस पार्टी को हम पॉलिटिकल पार्टी समझकर नहीं रहे, एक फैमिली समझकर हम काम करें। यकीनन उनका हारने का मुझे भी दुख है, केसीआर साहब को दुख है, तमाम लोगों को। ये एक रीजन नहीं है शौकत भाई, कई एक रीजन है। आपको मैं एक छोटी बात बताता हूँ, कई मुस्लिम कायदीन उनकी मुखालिफत में आके काम करे। अब मुझे नाम बोलने के बाद, इस पर पहले बोल चुका मैं, और आप एमएलसी बनने के बाद बोलना बेहतर नहीं है जी। कई मुस्लिम कायदीन 4 कैंडिडेट ठहरे। मेरा एक नजरिया है, आपसे एक बात बताऊँ, मैं हमेशा जब आपके तरफ एक उंगली बताता हूँ तो मेरे तरफ 3 उंगली रहते। तो पहले मेरी एक बचपन से आदत है, मेरी आप अपने आप इस्लाह कर ले। हम दूसरे तो दूसरे ही है शौकत भाई, हम अपने आप इस्लाह कर ले। इसलिए मैं उसके इलेक्शन के बाद सारे तेलंगाना का मैं कॉन्फ्रेंस वाइज यात्रा करा, अवेयरनेस यात्रा। हम मुसलमानों में वो अवेयरनेस नहीं है। अफसोस होता है कि दूसरी कौम के जमा, एक ही बात बताता हूँ, वहाँ पर रेड्डी साहब जो ठहरे थे, वो खैर श्रीनिवास रेड्डी साहब हमारे पार्टी के पुराने लीडर थे और एक अच्छे आदमी थे वो। और जो है तमाम पार्टियों के रेड्डी, चाहे वो कांग्रेस के हो, तेलुगु देशम की हो, सीपीआई की हो, सीपीएम की हो, बीजेपी के हो और टीआरएस के भी, इंक्लूडिंग टीआर, पूरे उन्हीं को वोट डाले। जब उनके लिए वो सब वोट डाल सकते, हमारे 4 कैंडिडेट ठहरे तो कोई मुसलमान आके उन्हें विड्रा कराना चाहिए था पॉलिटिकल। हम हमारे बारे में पहले सोचना चाहिए, हमारे खामियों को दूर करना चाहिए। कई एक फैक्टर की वजह से हारे, यकीनन हमें अफसोस, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं कल पार्टी में नहीं आया, मैं पार्टी का फाउंडर हूँ। जब से पार्टी जिस वक्त केसीआर साहब पार्टी बना रहे थे, उस वक्त जब मैं अखबारों में पढ़ने के बाद मैं ही केसीआर साहब से जाके मिला, क्योंकि मेरे जो उस्ताद है मोहतरम थे खलील हुसैन साहब, उनकी बात आज से 40 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ आपको। वो आज भी मेरे दिमाग में, क्योंकि आपको जानते हैं बचपन में जो चीज इंसान के दिमाग में बैठ जाती है, तो मुझे अपना तेलंगाना हासिल करने का बड़ा शौक था। आज नहीं, पहले से ही, क्योंकि मेरा एक डेयरी फार्मर खानदान से ताल्लुक है, मेरे पास बहुत से फार्मर्स आते हैं। मैं तेलंगाना के फार्मर्स को देखता हूँ तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है। मैं मजदूर, क्योंकि मेरा मकान का कंस्ट्रक्शन भी, मैं कई मकान बनवाया। जब मैं अड्डे से लेबर मंगाता था तो महबूबनगर का पालवली लेबर तो उसके पास 40-50 एकड़ जमीन रखकर वो आके हमारे पास ईंटा उठाता था। 40-50 एकड़ जमीन रखकर हम पास कड़वी बेचा तो खुद गट्ठा सिर पे ले आके अंदर जमा के आता था। जब हम कंपेयर करते थे आंध्रा वालों को, वो बड़े खुशहाल नवाब और रईस जागीरदार जिस तरह रहते थे, वो 30-25 एकड़ में पूरा पानी हमारा उन्होंने लेते हैं, सगत में पूरा पानी हमारे से लेते हैं, पूरा हर चीज। कोई सेक्टर में हमें, चाहे कोई छोटे से छोटे सेक्टर से बड़े सेक्टर तक हमें मोहताज बना दिया गया। इसलिए मेरी ख्वाहिश यही थी कि एक तो मुझे निजाम स्टेट भी लेना था पलट के डेफिनेट, इसलिए मैं तेलंगाना राष्ट्र में था। ऐसा कोई सब्सिडी नहीं है, डेफिनेट हर एक को मौका मिलेगा। और मेरे बाद आप देखिए बहुत से लोगों को मौका मिलेगा, एक सीरीज चढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह इसके बाद तैयार उसके बहुत से मुसलमान पावर में आएंगे। शौकत भाई, क्या मुसलमानों के लिए सिर्फ एमएलसी ओहदे बाकी रह गए हैं? क्या उन्हें इंतखाबात में जिता कर लाने की सलाहियत जमातों में नहीं रही या कायदीन में नहीं है? 2 चीजें हैं शौकत भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल बात बोलना चाहता हूँ, शायद किसी के दिल को तकलीफ भी हो सकती है इससे। मुसलमानों में पॉलिटिकल शऊर नहीं। मुसलमान अपने लीडर को, मुसलमान को वोट डालने में बहुत हिचकिचाते हैं।
बड़े खामियां करते देखते हैं, उनके जितने खामियां है ना, एक बात बताता हूँ। इब्राहिम साहब को टिकट दिए थे, इब्राहिम साहब को टिकट ऐलान करने के बाद कुछ मुसलमानों का एक डेलीगेशन आया महबूबनगर से, जी आके केसीआर साहब से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे बुलाया गया। मैं जाने के बाद मुलाकात हुई, केसीआर साहब को बोले आप इब्राहिम साहब को टिकट दे, कौन वोट डालते? जी अरे क्यों भाई, एक मुसलमान को दिया आप लोग, जमाने दराज से मुसलमान को दो, नहीं उन्होंने फातिहा नहीं देते। जी तो हम लोगों को ये इस तरीके से हमको फिरकों में बांट दिया गया। उसके बाद हमारे बहुत से लोग उनकी मुखालिफत में भी काम करें, तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला इसकी हम इस्लाह करना चाह रहे हैं, मुसलमानों में अवेयरनेस बिल्डअप करना चाह रहे हैं। डेफिनेट आइंदा जब हम टिकट देंगे तो डेफिनेट जिता के लाएंगे। मुझे 17-19 सीट हमारे पास रखने के बाद जीता है ना जी, ये तो हिकमत अमली थी। जब भी हम पूरी हिकमत, एक बात मैं आपको खुला बोलता हूँ और नाजरीन से बोलता हूँ, बहुत से लोग गलतफहमी में जी कि टीआरएस मुसलमान को टिकट, मैं एक ही बात बोला, अगर एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, क्या आप बोलिए उन दुआ अल्लाह ताला से जब भी करती तो उसके सेहतमंद बच्चे की डिलीवरी की दुआ करती है, उसे अपाइज पैदा हो या बिफोर मैच्योरिटी की डिलीवरी। इसी तरह एक पार्टी प्रेसिडेंट चाहे कोई पार्टी से वाबस्ता हो, जब टिकट देता है तो ये चाहता है कि उसे जरूर जीतो। मगर कुछ हालात इस तरह बनते हैं कि जिस सब हम बाज़, और यकीनन इब्राहिम साहब का कॉन्फिडेंस भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था जी। और इब्राहिम साहब हमेशा जब भी बोलते थे, मैं 30 साल 40 साल से मुझे थोड़ा डाउट था, सही बता रहा हूँ आपसे जी, मुझे डाउट था, मैं बार बार उसको रेक्टिफाई करना चाह रहा था, पर हमारे कैंडिडेट साहब ये समझते थे कि हम 30-40 हजार से जीत जाएंगे, उस वजह से हम थोड़ा सा पैचअप को दूर नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शौकत भाई जरूर जहां भी देंगे, लोकल पार्टीज में देंगे, बहुत से कॉप्शन मेंबर देंगे, इंशाल्लाह मुसलमानों को बहुत से पावर में लाने की कोशिश करेंगे। शौकत आपने हालिया दिनों में अखिलती इदारों का दौरा किया और आप तो सियासत में ही हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन से इदारों में क्या क्या करने की जरूरत है? शौकत भाई मुझे आप एक ऐसा सवाल करें, मुझे बहुत बहुत ताजुब होता मुस्लिम कायदीन पर जी। मैं पहले से भी मैं तो तनकीद करते रहता था जी, मैं बोला चलो भाई अब तो एमएलसी बन गया, अब तो प्रोटोकॉल मिलता, हम तो जो सवाल करे जब तो हम रिक्वेस्टिंग नेचर में बात करते थे जी। और बोला एक दौरा तो लगा कि हालात तो मालूम करना चाहिए था, जब मुझे किसी चीज का ओहदा खिदमत करने का मौका दिया गया तो खिदमत एक सही तरीके से होना है। एक दौरा लगा देंगे बोल के हम जाके देखें, पहले तो वहाँ अंधेरा छाया हुआ था जी। जब हम पूछे भाई अंधेरा क्या है तो बोले नहीं साहब वो लाइट चले गई, लिफ्ट अलबत्ता चल रहा था। जब इंक्वायरी करने पर मालूम हुआ कि पिछले साल 18 लाख का जनरेटर लिया गया जिसका आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया। फिर मैं चेयरमैन साहब से बोला कि सिर्फ 3 दिन में काम हो जाना चाहिए जी। स्टाफ बेहद कम है, चाहे वक्फ बोर्ड का अमला उनको इकरार करें कि हम किस तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम ले रहे हैं जी। तो इस वजह से हमारा बहुत लॉस हो रहा। हम पहले यही मुतालबा करके हम सोने से जी। और उसी तरह हज का ये हाल है कि स्टाफ की कमी की वजह से कोई काम मुकम्मल तरीके से उनको इकरार कर रहे हैं क्या वो बस स्टाफ नहीं है साहब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए। तो आप ही बताइए किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम हो सकता है क्या, बताइए जी। तो वहां पर इस तरह काम हो रहा है। उसके बाद उन्होंने वादा किया कि मैं भी सीएम से नुमाइंदगी करूंगा जरूर, चूंकि मुझे अब आप देखिए एक जैसा बगैर ड्रेस की इंस्पेक्टर होता है और ड्रेस पहनने के बाद उसको एक गर्मी आ जाती है। आज मेरे पास भी यकीनन केसीआर साहब की मेहरबानी से काफी एक बड़ा ड्रेस है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इख्तियारात काफी बढ़ चुके। मैं उन लोगों से तमाम बोल चुका हूँ कि मैं आज आपको सिर्फ एक बार जरूर आपसे मुलाकात करने निकला हूँ, मगर आपका हमारा हमेशा टकराव और झगड़ा जरूर होगा। आप बुरा नहीं मानना चाहिए, आप जरूर अच्छा काम करते रहेंगे तो महमूद अली आपका जो तकलीफ है हुकूमत से नुमाइंदगी करेगा, उसको हल करवा देगा। उर्दू अकेडमी गए साहब जी, वहाँ का जरिए है कि उन्होंने बोलते हैं बजट ही नहीं है उर्दू जबान की तरक्की के लिए 50 लाख रुपए। और एक बात बोला तो आप भी ताजुब करेंगे, आप तो हजारों इंटरव्यू है उर्दू मीडियम का बुज तेलुगु अकेडमी से जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो क्या किताब छपा सकता है, आप बताइए। हमारे कायदीन किधर है, मुझे खुद अफसोस होता देखने के बाद। आप खुद कायद बन गया, इसलिए डेफिनेट लड़ूंगा मैं, डेफिनेट लड़ूंगा मैं। उनसे वायदा करके शुक्र साहब से उर्दू अकेडमी का बजट 5 करोड़ होना चाहिए। इनसे नहीं, हम सीएम साहब से भी झगड़ा करेंगे। हम डरने की बात है, हम तो जिस पार्टी में आए हम तो समझते हैं हम पार्टी के लिए मर भी जा सकते थे कभी तेलंगाना के लिए गोली लग के। हम जिंदा है तो आवाम की खिदमत के लिए जिंदा है। यकीनन हम ये बात पूछेंगे। बजट बहुत कम है, 7 करोड़ में 10 महकमे है। हमसे मशवरा करें कि आप बताइए आपको कितना बजट चाहिए। 25 करोड़ का आंकड़ा दिए, डेफिनेट हम 5 करोड़ रुपए उर्दू अकेडमी सिर्फ उर्दू जबान के लिए और उस बाकी का 20 करोड़ रुपए दूसरे कई एक स्कीम से उसके लिए गए। उसके बाद हम हज कमेटी चेयरमैन साहब के पास गए, उनसे पूछे, खैर वो तो मुझ साहब अपना काम चला रहे हैं, सबसे पहले हज होना चाहिए, वो जमीन का एक नजाई मामला। मेरी ये ख्वाहिश है कि वक्फ बोर्ड वाले और जमीन जो अलॉट करे उस पर अपनी जमीन बल्कि अपना जताना चाहते हैं किराए के बारे में। मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप सरकारी बहुत से जमीनात है शहर में,
जमीन गवर्नमेंट अगर अलर्ट करती तो खत्म में चाहता शौकत भाई। अलबत्ता जब हाजिया नहीं जाते वो जमाने में कुछ भी इस्तेमाल करते हुए उसका थोड़ी आमदनी आप भी लीजिए, अब नजाई मामला बनाकर उसके लिए पैसे सैंक्शन हो चुके हैं वो भी खुलास होते हैं। उसके बाद हम वही साहब के पास गए जो कमिश्नर साहब माइनॉरिटी के जो पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं। मैं बोला साहब आप ये साल में लोन कितने लोगों को आप दिए और कितना गवर्नमेंट से आपको इंस्ट्रक्शन आया था, तो कुछ 21 करोड़ में 8,000 आदमी को लोन देने का से रखा गया था। उसमें उन्होंने सिर्फ 3,700 आदमी 600 आदमी को दिए है। हमारे नुमाइंदों का काम है हुकूमत से बात करते हुए मुसलमानों को इजी तरीके से उन तक लोन पहुंचा जाए। अब वो बैंक के थ्रू कर रहे हैं, बैंक वाले वसूल भी कर रहा है, बैंक वाले भी देना भी। आप बैंक वाला कब देता आप बताइए? दुनिया की श्योरिटी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की साइन चाहिए श्योरिटी में। कौन बंडी वाले को ठेले? मेरे खानदान में नहीं मिलता, आपके खानदान में नहीं मिलता गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हमारे को 33% से जाके 0% के करीब ला दिया, 1% है। और वो एक ठेला बंडी वाला एक छोटे आदमी को क्या जमानत पे साइन कर सकता? आप ही बोलिए। इसलिए हम ये उनसे अपील करें कि बहुत सी चीजों में नरमी पैदा कीजिए। स्कॉलरशिप की बात की गई, फीस रिइंबर्समेंट की, उसमें भी एक इंस्टॉलमेंट बाकी है। आप देखिए अब कितने दिन रह गए, आप ही बोलिए। आप एक जर्नलिस्ट है, क्या 15 दिन में 1 करोड़ 100 करोड़ रुपए आके तकसीम हो सकते हैं? 119 करोड़। तो बहुत जगह खामियां हैं। वहां भी पूछा उन्होंने, स्टाफ की कमी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा। मेरा सबसे पहला मुतालिबा है कि माकूल स्टाफ रखकर खिदमत की जाए और हुकूमत से जरूर हम लड़कर जितने स्कीमात है और उसकी पब्लिसिटी भी करेंगे और आपकी हमारे साथ थोड़ा शफकत रहेगी तो जरूर आपके टीवी में आकर लिस्ट लाकर उस दिन बताएंगे, भाइयों से अपील करेंगे इतनी स्कीम्स है, आप इससे जाके इस्तेफादा कीजिए। ये तो हमारा डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हाल है देखिए आप। आप जानते हैं कितने का बजट है? 16 लाख करोड़। अगर 16 लाख करोड़ बोले तो मैं समझता हूँ जबान से सुनने वाला बेहोश हो जाएगा। 16 लाख करोड़ मुसलमानों क्या दे रहे हैं? 3,000। मुसलमान नहीं है, अकलियती बजट 3,510 करोड़। उसमें कौन कौन है? क्रिश्चन, सोनिया मैडम क्रिश्चन, बाकी क्रिश्चन, उनका तो इन्फ्लुएंस इतना है वो पूरा मार के तो उन्हें खा जा रहे। तो वो जो बजट देते 80% तो ये लोग ही खा जा रहे। हमारे जब हम तादाद में सबसे कई गुना ज्यादा है, हम जो है तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा है। सरदार जी जो है 2.5-3 करोड़ है और वो हमसे ज्यादा उन्हें फायदा उठा ले रहे। इसलिए मेरा भी मुतालिबा है माइनॉरिटी बजट अलग ही कर दीजिए मुसलमानों में ताकि मुसलमानों को फायदा हो सके। हाँ, बाइफर्केशन होना चाहिए। उनका परसेंटेज से सेंट्रल गवर्नमेंट ही अलॉट कर देना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में 1 लाख करोड़ तो मुसलमान टैक्स देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोल रहा हूं मैं आपको। उसमें हमको 3,510 करोड़ देना, वो भी सबको मिला के सरासर मजाक है। इसलिए हुकूमत से भी मुतालिबा है, बहुत बड़े बजट की जरूरत है हमारे लिए और हम दलितों से भी कमजोर हो चुके हैं और हुकूमत अगर हमें उठाने की कोशिश नहीं करेगी आखिरी में हुकूमत के लिए जो है मसाइल पैदा हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई, आपके इरादों में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। हम उम्मीद तवक्को रखते हैं कि आप अमली तौर पर जो वादे किए हैं, जो बातें बताए हैं उसको पूरा कर दिखाएंगे। बहुत बहुत मैं एक आपसे दुआ की गुजारिश करता हूँ, आपके नाजरीन से, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए मेरे हक में कि मुझे ऐसी तौफीक दे कि मैं गरीब भाइयों की खिदमत कर सकूं। बस यही मेरी आरज़ू है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का एक मुलाकात प्रोग्राम जिसमें आपने नौमुंतखबा MLC महमूद अली साहब के ख्यालात सुने हैं। उन्होंने बहुत से इरादे जाहिर किए हैं। तवक्को है कि यकीनी तौर पर वो अपने इरादों में कामयाब होंगे, क्योंकि जब अज़्म होता है तो खुद ब खुद हालात बनते हैं। तो इरादा कामयाबी की बुनियाद है और जब बुनियाद मजबूत हो तो कामयाबी यकीनी है। हम उन्हें नेक तवक्कुआत के साथ हम उन्हें विदा करते हैं। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ आपके रूबरू होंगे हाजिर। अब्दुल हमीद शौकत और HM TV की टीम को दे इजाजत। हंगामा आरआई के दरमियान असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी। बागी अराकीन के खिलाफ कार्रवाई करने कांग्रेस और तेलुगु देशम का मंसूबा। सोनिया गांधी और वजीर आजम का दौरा मगरबी बंगाल। खवातीन के खिलाफ जराइम रोकने मौसर कानून साजी, सोनिया का बयान। मध्य प्रदेश में श्वेत खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी, 20 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मोहाली टेस्ट में हिंदुस्तान का बेहतरीन मुजाहिरा, पहले ही मैच में शिखर धवन ने बनाई तेज रफ्तार सेंचुरी। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए HM TV।